एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ, क्योंकि बढ़ते केसेस ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में एक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 7 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है और 700 कोरोना नए मरीज मिले हैं। रायपुर में एक बार फिर सबसे ज्यादा 102 नए मरीज, दुर्ग में 101 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और वहीं 24 घंटे में 400 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। और अब छत्तीसगढ़ की औसत पॉजिटिविटी रेट बढ़कर के 4.5% तक जा पहुंची है। तो 24 घंटे में 400 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन डराने की बात यह है कि एक बार फिर से 700 कोरोना केसेस सामने आए हैं। जो बाइडेन भी कोरोना पॉजिटिव, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो वहीं आंकड़ा इसलिए भी डरा रहा है क्योंकि 7 कोरोना मरीजों की मौत की भी पुष्टि की गई है। तो अभी तक ज्यादा केसेस मिल रहे थे, लेकिन अब मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बीते कुछ दिनों से 0 मौतें हो रही थी, लेकिन बीते 24 घंटे में 7 डेथ डिटेक्ट की गई है छत्तीसगढ़ में। तो वहीं 24 घंटे में 400 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है हर दिन। कल हमने देखा था कि किस तरह से 600 के पार केसेस आए थे और बीते 24 घंटे में 700 ज्यादा केसेस सामने आए हैं। वहीं दुर्ग की अगर बात की जाए तो 24 घंटे के अंदर दुर्ग जिले में कोरोना से 2 मौत हुई है, जिनमें एक प्रगति नगर रिसाली निवासी 90 वर्षीय बुजुर्ग और एक पुरैना निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग शामिल हैं। मौत की खबर सुनते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। करीब 120 दिनों के बाद कोरोना से दुर्ग जिले में मौत की खबर आई है। आपको बता दें, दुर्ग जिले में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 568 पहुंच गई है। एक्टिव मरीजों के मामले में दुर्ग ने राजधानी रायपुर को भी पीछे छोड़ दिया है। दुर्ग जिले में पिछले 15 दिनों से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक प्रशासन की ओर से कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। बाजारों में कोरोना को लेकर कोई भी सावधानी नहीं देखी जा रही है। तो करीब 4 महीने बाद दुर्ग में नई डेथ डिटेक्ट की गई। 2 मरीजों की यहां पर मौत हो गई है। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। और कुछ ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश में भी तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 312 नए केसेस मिले हैं और प्रदेश में संक्रमण दर बढ़कर अब 4% को भी पार कर गई है। वहीं रिकवरी रेट 98.60% हो गई है। एक्टिव केसेस की संख्या 1434 तक जा पहुंची है। इंदौर में पिछले 24 घंटे में 166 नए मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें, कोरोना संक्रमितों की संख्या जून में तेजी से बढ़ी। जून में 1878 पॉजिटिव मिल चुके हैं और 9 मरीजों की मौत भी हुई है। राज्य सरकार ने जनता को कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाने के लिए राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत भी कर दी है। निःशुल्क प्रिकॉशन बूस्टर डोज के महाअभियान में प्रतिदिन 5 लाख टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कल इस अभियान का आगाज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया और सभी को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि पहले और दूसरे डोज के बाद अब जनता प्रिकॉशन डोज भी ले, क्योंकि हम देख रहे थे कि प्रिकॉशन डोज को लेकर के जनता लापरवाही बरत रही थी। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर 312 प्रकरण कोरोना के नए आए हैं, जबकि 161 लोग स्वस्थ होकर ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। वर्तमान में जो एक्टिव केस है मध्य प्रदेश में वो 1434 है। देखिए, हमारी सरकार लगातार हर स्थिति पर नज़र रखी है और ये बात सही है कि थोड़ी सी मध्यम गति से कुछ पॉजिटिव केसेस में इजाफा हुआ है, परंतु सरकार पूरी तरह मुस्तैद। और ज्यादा जानकारी के लिए सरकार की कैसी तैयारी है, कितने नए केसेस मिल रहे हैं, हमें जानकारी देंगे। इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। रायपुर से हमारे साथ स्टार लाइव जुड़ चुके हैं, तो वहीं भोपाल से हमें जानकारी देंगे विवेक। सबसे पहले रुक कर लेते हैं स्टार आपकी तरफ। स्टार, अब छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े बहुत ज्यादा गंभीर और बहुत ज्यादा डरा रहे हैं। ना सिर्फ केसेस बढ़ रहे हैं बल्कि मौत के आंकड़े एक दिन में बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 7 नए केसेस की पुष्टि हुई है जिनकी मौत हो गई है। ऐसे में अब सरकार को जाहिर सी बात है कि सख्त कदम उठाने होंगे, क्योंकि जनता तो लगातार लापरवाही ही बरत रही है।
देखिए, कोरोना की जो स्टैंडिंग गाइडलाइंस है उसका पालन सुनिश्चित अनिवार्य रूप से करवाना सरकार के लिए भी एक चुनौती हो गई, क्योंकि यदि हम ओवरऑल रिपोर्ट पे देखें तो पिछले 24 घंटे में 700 से ज़्यादा नए केस, कल की तारीख हम बात कर रहे थे कि पहले 400 तक पहुंचा था, उसके बाद अचानक 500 के बजाय सीधा 600 प्लस हो गया और अभी 700 प्लस। तो ये मल्टीप्लिकेशन तेजी से बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि मौत की बात है, एक या दो मौत हो रही थी, लेकिन अब कल जो रिपोर्ट हुई है 7 मौत हुई, जिसमें अकेले राजधानी रायपुर में 4 मौतें हुई है। तो रायपुर को लेकर, विशेषकर दुर्ग और रायपुर को लेकर प्रशासन को गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि जनता लापरवाही बरत रही है और इसीलिए प्रशासन को अब चाहिए कि सख्त कदम इसमें उठाया जाए, जिसमें सबसे पहले तो जो बड़े आयोजन या भीड़ के जो बड़े आयोजन हो रहे हैं उस पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है तो विस्फोट कभी भी हो सकता है, इसकी आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। एहतियातन सरकार को बड़े आयोजनों पर रोक लगा देनी चाहिए, साथ ही साथ लोगों में जागरूकता भी आनी चाहिए, लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए कि यदि हल्के सिम्टम आते हैं तो इससे घबराएं नहीं, टेस्ट कराएं और यदि पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 4.71 पहुंच चुकी है और इस लिहाज से देखा जाए तो ये खतरे के निशान से ऊपर पहुंच रही है और जरूरत हो चुकी है कि सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, पब्लिक प्लेसेस है जहां पर लोग बेपरवाह हो गए, लापरवाह हो गए हैं, तो उन जगहों पे सरकार को सख्ती से बरतनी होगी। सबसे पहले तो जो मास्क को लेकर चेकिंग अभियान जगह जगह चलाए गए थे, जिसमें जुर्माने के प्रावधान भी किए गए थे, उस प्रोविजन को फिर से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता यहाँ पर महसूस हो रही है। ठीक है स्टार, बने रहिए, रुक कर लेते हैं विवेक का। विवेक, मध्य प्रदेश में भी हालात कुछ अलग नहीं है, यहाँ भी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में एक बार फिर से कहना गलत नहीं होगा कि अब कोरोना की भी राजधानी बन गया है। बीते 2 लहरों में भी हमने देखा कि किस तरह से कोरोना के कारण इंदौर में हाहाकार मचा हुआ था और एक बार फिर से 150 के पार बीते 24 घंटे में केसेस सामने आए इंदौर में। मध्य प्रदेश एक बार फिर कोरोना के लिए जो है हॉट स्पॉट बनते जा रहा है और खासकर इंदौर शहर जो कोरोना का हॉट स्पॉट बन रहा है। उसके बाद राजधानी भोपाल का नंबर है। पिछले 24 घंटे में यदि बात करें तो 300 से अधिक जो है कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और ये आंकड़ा मार्च के महीने के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो ये कह सकते हैं कि मार्च के बाद थोड़ा जो कोरोना का जो स्थिर रहा, लेकिन अब जो है तेजी से इसमें जो है प्रसार हो रहा है कोरोना वायरस का। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। 312 मरीज मिलना मतलब आने वाले समय में इसकी संख्या और तेजी से बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि संक्रमण दर वो बेहद ज्यादा है, क्योंकि जो सैंपल कलेक्शन है, जो जांच हो रही है, वो काफी कम सैंपल की हो रही है। 8,000-9,000 सैंपलों की जांच में यदि 300 मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि संक्रमण दर काफी तेजी से है और यदि लोग ढंग से जांच करवाएं तो इसकी संख्या और बढ़ सकती है। दूसरी तरफ सरकार भी चिंतित हो गई है और सरकार ने अपना एक अभियान जो है प्रिकॉशन डोज को लेकर शुरू कर दिया है, क्योंकि पिछले कोरोना की जो लहर थी उसमें सभी को जो है कोरोना की वैक्सीन ने ही जो है बचाव किया था और अधिकतर जो लोग हैं वो घरों में होम आइसोलेशन में ही रहकर कोरोना को मात देकर ठीक हो गए थे। गंभीर बीमारियों से पहले से ही पीड़ित है, जिनको कई सारी गंभीर रोग है, उनके लिए काफ़ी अलार्मिंग है। और ऐसी स्थिति में घर में यदि एक व्यक्ति भी पॉजिटिव होता है तो निश्चित तौर पर पूरे घर में कोरोना संक्रमण फैलने का डर है। लेकिन फिलहाल जो है लापरवाही चारों ओर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद ये संख्या बढ़ना निश्चित ही चिंता का विषय है और अनुमान ये है कि ये संख्या और तेजी से बढ़ेगी। सरकार इस ओर चिंतित है। हो सकता है कि कुछ दिन बाद सरकार जो है इस पर कुछ सख्त निर्णय ले, जिसमें मास्क अनिवार्य हो और वैक्सीनेशन को लेकर भी सरकार सख्त हो, क्योंकि पहला और दूसरा डोज तो लोगों ने लगाया, लेकिन तीसरे डोज लगाने को लेकर लोग काफ़ी जो है लापरवाही बरत रहे हैं। जिनके तीसरे डोज की डेट आ गई है वो जो है वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, जबकि सरकार ने अब फ्री में वैक्सीनेशन का अभियान शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। दूसरी तरफ बरसात में जो वायरल फीवर और बरसाती बीमारियां होती है उनका भी प्रकोप तेजी से फैल रहा है। ऐसे में मरीज जो है वो ये समझ नहीं पा रहा है कि वो कोविड है या फिर वायरल फीवर। हमारी भी यही अपील है कि अगर आप में भी कुछ ऐसे ही लक्षण है तो जाकर के एटलीस्ट टेस्ट तो आप कराइए। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, नेगेटिव अगर आपकी रिपोर्ट आती है तो अच्छी बात तो है।
है ही। आप दोनों का शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो कोरोना से जुड़ी हमने आपको बड़ी खबर बताई कि अब सावधान होने की जरूरत हो चुकी है, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और बूस्टर डोज अभी फिलहाल फ्री में लग रहा है, तो ऐसे में बूस्टर डोज आप जरूर लगवाएं। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते कुछ दूसरी खबरों की तरफ। तो देश को कल 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की, जिसके बाद देश भर में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जश्न का माहौल भी रहा। देखिए रिपोर्ट। देश को अब नया राष्ट्रपति मिल गया है। 18 जुलाई को हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें प्रचंड बहुमत के साथ द्रौपदी मुर्मू ने जीत हासिल की है। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 2161 वोट से करारी शिकस्त दी। वहीं यशवंत सिन्हा को 1050 वोट मिले। उधर द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। पटाखे फोड़कर और मुंह मीठा कराकर बधाई दी गई। मध्य प्रदेश समेत दिल्ली में भी जमकर जश्न मनाया गया। द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें बधाई दी। वहीं जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने उनके घर पहुंचकर बधाई दी। समर्पित जनसेवी, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाली हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और आज वो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर निर्वाचित हो गई हैं। यह भारत के लोकतंत्र की खूबी है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा जी का, भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, भाजपा के नेतृत्व, एनडीए के नेतृत्व का, कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर के भारत के राष्ट्रपति के पद के तौर पर बहन द्रौपदी मुर्मू जी को चुना। 8.5 करोड़ जनता की ओर से बहन द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत बधाई और उनको हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत। उधर द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न छत्तीसगढ़ में भी धूमधाम से मनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, आदिवासी नेता नंद कुमार साय, बृजमोहन अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, नारायण चंदेल समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में जुटे और वहां से आतिशबाजी करते, ढोल नगाड़े की थाप पर नाचते गाते नजर आए। साथ ही रैली निकालकर जश्न मनाया गया। वहीं द्रौपदी मुर्मू के परिजनों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू के गांव रायरंगपुर में 20,000 लड्डू बांटकर जश्न मनाया गया। पूरे देश में वातावरण का निर्माण हुआ है। द्रौपदी जी पूरे हिंदुस्तान के लोगों का जिंदाबाद, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जिंदाबाद, पूरे देश के सभी वर्ग, सभी समाज, सभी राजनीतिक दल के लोगों को 70% वोट लेना अपने आप में चमत्कार है। पूरे देश में उत्साह का वातावरण है। आज पूरा देश खुश है क्योंकि आम आदमी की प्रतिनिधि इस देश की राष्ट्रपति बन गई है और छत्तीसगढ़ में 33% आदिवासी है। आदिवासियों को लग रहा है कि हम राष्ट्रपति बन गए हैं। हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और मुर्मू जी को बधाई देते हैं। पूरे हिंदुस्तान झूम रहा है यार, पूरे हिंदुस्तान नाच रहे हैं और गांव के एक कोने तक लोग जिस प्रकार से उत्साह मना रहे हैं देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि पहले बार ऐसे उत्साह होगा क्योंकि सबको लगता है कि हमारे राष्ट्रपति से बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय मोदी जी ने उसको उम्मीदवार बनाकर इच्छा किया। एक आदिवासी हमारे समाज की महिला को आगे बढ़ाने में सहयोग देते, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सब जनता को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। खास बात यह कि द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में 2 बार विधायक और 1 बार राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुकी हैं। राज्यपाल के तौर पर 5 साल का उनका कार्यकाल 18 मई 2020 को पूरा हो गया था, लेकिन कोरोना के कारण राष्ट्रपति द्वारा नई नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण उनके कार्यकाल का स्वतः विस्तार हो गया था। अपने पूरे कार्यकाल में वह कभी भी विवादों में नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुल 71 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस समर्थित राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 69 वोट मिले, जबकि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को भाजपा के 14, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 3 और बसपा के 2 विधायकों के वोट के साथ ही 2 कांग्रेस विधायकों के वोट मिलाकर कुल 21 वोट मिले हैं। फिलहाल ये मालूम नहीं चल सका है कि किस कांग्रेस विधायक ने क्रॉस वोटिंग की। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने देश भर के साथ ही मध्य प्रदेश में भी विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोनिया गांधी का मुखौटा लगाकर प्रदर्शन कर रहे ये कांग्रेसी कार्यकर्ता सोनिया से ईडी की पूछताछ का विरोध कर रहे हैं। इंदौर में यूथ कांग्रेस ने ईडी के जोन दफ्तर तक पैदल मार्च किया। इसे सोनिया मार्च नाम दिया। इसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने केंद्र को जमकर घेरा। केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदता का उत्पीड़न का मामला है, एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, फिर भी माहौल बनाया जा रहा है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। भोपाल में भी रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस ने धरना दिया और केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। लगातार भारतीय जनता पार्टी पहले राहुल गांधी जी को ईडी ने तलब किया, अब उनको कर रहे हैं। जो भेदभावपूर्ण तरीके से कभी ईडी कभी इनकम टैक्स में बुलाया जाता है, इसका पूरा विरोध करेगी। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। अब उन्हें 25 जुलाई को फिर बुलाया गया है। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत रामानुजगंज के वार्ड नंबर 11 में अवैध कब्जा हटाने गए तहसीलदार और नगर पंचायत सीएमओ के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई और गालियां भी दी गई। अधिकारियों के साथ हुए इस बुरे बर्ताव का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामले में नगर पंचायत के सीएमओ दीपक इक्का ने रामानुजगंज थाने में शिकायत की है और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराया है। वार्ड नंबर 11 में तहसीलदार विनीत सिंह और नगर पंचायत के सीएमओ दीपक इक्का की टीम अरुण केसरी का बेजा कब्जा हटाने के लिए गई हुई थी। राजधानी में आधा दर्जन सरकारी संगठन सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन करेंगे। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वेतनमान वृद्धि, नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर संगठन काफी समय से सरकार से मांग कर रहे हैं। मांग पूरी न होने पर सरकार को अब घेरने की तैयारी की गई है। संगठनों ने विधानसभा और सीएम हाउस घेराव का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन और अनुकंपा नियुक्ति शिक्षा कर्मी कल्याण संघ ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। ये दोनों संगठन बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर पहले धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद दोपहर 2 बजे विधानसभा घेराव के लिए कूच करेंगे। वहीं 7 मार्च से अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने भी मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया है। ये कर्मचारी भी विरोध प्रदर्शन के बाद रैली निकालकर घेराव करने जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे अधिकारी तकनीकी वेतनमान की मांग को लेकर रैली निकालेंगे, जबकि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 1 दिन का धरना प्रदर्शन देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी दुलार योजना के तहत स्कूलों में एडमिशन तो हो रहे हैं, लेकिन इससे बच्चों को फायदा नहीं मिल रहा है। साथ ही योजना की राशि शासन से अब तक स्वीकृत नहीं हुई है। इसकी वजह से निजी स्कूलों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल कोरोना में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए राज्य सरकार महतारी दुलार योजना लाई है, जिसका सारा खर्च सरकार उठा रही है। लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता का कहना है कि शिक्षा विभाग ने अभी तक बच्चों की लिस्ट जारी नहीं की है। पहले साल तो दाखिला किया गया, लेकिन लिस्ट न मिलने की वजह से स्कूल फीस ले रहे हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी एएन बंजारा ने कहा है कि शासन से राशि स्वीकृत नहीं हुई है। जैसे ही राशि स्वीकृत होगी, लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल जाएगा। साथ ही निजी स्कूलों को बच्चों की लिस्ट भेजी गई है। अगर फिर भी उनके पास वो लिस्ट उपलब्ध नहीं है तो उन्हें दोबारा भेज दी जाएगी। हमने इनसे स्कूल शिक्षा विभाग से कहा कि आप बच्चों को कम से कम आइडेंटिफाई करके बताइए कि ये बच्चे महतारी दुलार योजना में कवर हो गए हैं। तो उससे होगा क्या कि जब स्कूल के पास वो सूची रहेगी कि ये बच्चे महतारी दुलार योजना में, तो हम उनसे पैसा नहीं मांगेंगे। इसका जो प्रस्ताव है स्कूलों ने ही भेजा है, उनके ही सील सिक्का लगकर यहाँ पर आया है, उनके ही प्रमाणीकरण होने के बाद यहाँ पर आया है और उसकी छानबीन होने के बाद प्रस्ताव उनको भेजा गया है और एक सूची उनको भी भेजी गई है। अगर उनको नहीं मिला तो एक सूची हम पुनः उनको भेज देंगे।
मध्य प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में नोटा को मिले वोट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। 11 नगर निगम में महापौर पद के लिए चुनाव में नोटा को 32,733 वोट मिले हैं। देखिए रिपोर्ट। एमपी के पहले चरण के सभी 11 नगर निगम के 32,737 मतदाताओं ने महापौर चुनाव में नोटा को वोट दिया है। 11 नगर निगम में महापौर पद के लिए 101 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। बुरहानपुर नगर निगम में नोटा को 677 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जीत का अंतर केवल 542 वोट का था। उज्जैन नगर निगम में भी नोटा को 2,255 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जीत का अंतर केवल 736 वोटों का था। जबकि 11 नगर निगम समेत 133 निकायों में पार्षद के 2,844 पदों के लिए 11,250 प्रत्याशी मैदान में थे। पार्षद पद के चुनाव के लिए कुल 69,339 वोट नोटा को मिले। हालांकि नोटा में वोट डालने वालों की संख्या 1% भी नहीं है। नोटा को सर्वाधिक वोट भोपाल और इंदौर में मिले हैं। समाज में इस जागरूकता की बहुत जरूरत है। नोटा को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मकता का प्रतीक है। जनता क्यों नोटा की तरफ आकर्षित हो रही, इसको लेकर सभी दलों को प्रयास करना चाहिए। नोटा में इतनी बड़ी संख्या में वोट जाने से इलाके में हुए विकास कार्यों से जनता की नाराजगी को भी जोड़कर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले युवक पर जानलेवा हमले को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस को घेर रही है। रिपोर्ट देखिए। आगरमालवा में नुपुर शर्मा के समर्थक पर जानलेवा हमले को लेकर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश, बलवा समेत दूसरी धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों पर एनएसए और जिला बदर की कार्रवाई भी की जाएगी। इतना ही नहीं, आरोपियों के खिलाफ अतिक्रमण अभियान भी चलेगा। सब पर 307 जैसी गंभीर अपराध में कार्रवाई हो गई है। अतिक्रमण अभियान भी आज से वहां पर प्रारंभ किया जाएगा। वहीं कांग्रेस घटना के लिए बीजेपी, आरएसएस को जिम्मेदार बता रही है। ये सब भारतीय जनता पार्टी करा रही है, आरएसएस करा रही है। ये इशू बनाकर वोट कैसे बटोरना, ये इनका पूरा एक सूत्री कार्यक्रम है। दरअसल बुधवार को 13 युवकों ने आयुष नाम के युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया था, जिस पर सरकार ने सख्ती दिखाई, लेकिन कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमर बारी हमर गोठ। मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।